हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पत्तिपाटी एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंडेक्स 20 का रिवीजन करेंगे। इसका जो रेगुलर लेक्चर्स है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व किया है और कंसेप्ट भी अच्छे से समझा है। वो मेरा रेगुलर लेक्चर्स इज अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब, गो एंड चेक देयर। ये जो है ना, इसमें हम कंसेप्ट को टच करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द मॉड्यूल वो टच करके निकाल लेंगे। ठीक है। ये जो इंडियाज का जो ये रिवीजन है वो रिवीजन हेल्पफुल होगा, आई होप सो। चलो देखते हैं क्या है इंडियाज 20। इंडेक्स 20 डील करता है अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, इंडेक्स 20 इज मेजरली डील्स विद गवर्नमेंट ग्रांट्स। जब गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी क्या है, समझो फॉर एग्जांपल हम कुछ अच्छे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस अच्छे एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ग्रांट दे रहा है। अब जो ग्रांट मिला है ना, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे। यानी क्या अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके कंडीशंस कैसे कंप्लाई करना है, कंडीशंस कंप्लाई करे तो क्या होगा, कंडीशंस कंप्लाई नहीं करे तो क्या होगा, रीपेमेंट करे तो कैसा होगा, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो इंड एस 20 इज अप्लीकेबल फॉर अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है। अब इंड एस 20 किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, किस किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है? अप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है? जहां पे कोई भी एंटिटी है और उस एंटिटी में गवर्नमेंट का डायरेक्ट ओनरशिप है। इन केस गवर्नमेंट का डायरेक्ट ओनरशिप है उस पर्टिकुलर एंटिटी को, जो भी ग्रांट्स मिलेगा यानी गवर्नमेंट से, वो इंडेक्स 20 अप्लाई नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, इंडेक्स 40 के हिसाब से, 41 सॉरी, इंडेक्स 41 के हिसाब से एग्रीकल्चर, इंडेक्स 41 डील्स विद एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर के केस में क्या होगा, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगे रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट। उस बायोलॉजिकल का एसेट का जो भी ग्रांट है वो इंडेक्स 41 में देखेंगे, इंडेक्स 20 में नहीं देखेंगे। बट बेरर प्लांट्स जो है जिसके ऊपर इंडेक्स 16 लगता है वो हम देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स 20 में। देन कम्स दी कोई भी टैक्सेबल प्रॉफिट्स, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स इन्वेस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट्स मिलता है, एक्सेलरेटेड टैक्स है, एक्सेलरेटेड डिप्रिशिएशन है, ये सारी चीज़ों के ऊपर इंडेक्स 20 नहीं लगेगा। दिस आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडेक्स। ठीक है। देन आगे देखेंगे उसके बाद गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, यानी क्या गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट में वो सारे बॉडी आएंगे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, देन सिमिलर बॉडीज, वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए इन द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आके असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी क्या, या तो कैश में देगा या तो नॉन 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 मॉनेटरी यानी क्या, काइंड में देगा। ठीक है। या तो कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा, या काइंड में इन द सेंस लैंड मिल गया, समझो प्लांट एंड मशीनरी मिल गया, तो फिर ये सारे क्या है, इन काइंड है। दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। यानी क्या, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है हमें कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। वो कंडीशंस या तो पास्ट हो सकते हैं या तो फ्यूचर कंप्लायंसेस हो सकते हैं, विद सर्टन कंडीशन रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग यानी अपने बिजनेस के रिलेटेड ही उस कंडीशंस कंप्लाई हो जाए, मतलब कंडीशंस इंपोज करेंगे और उस कंडीशंस को हमें कंप्लाई करना होगा ऑफ द एंटिटी। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर सम टाइम आल्सो नोन एज सब्सिडीज भी बोल सकते हैं, सबवेंशन भी बोल सकते हैं और प्रीमियम भी बोल सकते हैं। ये सारा बेसिक है। अब टाइप्स ऑफ ग्रांट देखेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रांट में कैसे है, एक मॉनेटरी होगा, एक नॉन मॉनेटरी होगा। वन इज मॉनेटरी एंड अदर वन इज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ग्रांट यानी क्या, गवर्नमेंट जो है ना कैश में पे करेगा, कैश में पे करेगा, कैश में पे करेगा। ठीक है। अब ग्रांट किस किस रिलेटेड हो सकता है, असेट के रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसेस के रिलेटेड हो सकता है, और न्यू बिजनेस सेटअप के रिलेटेड हो सकता है, और इनकम के रिलेटेड भी ग्रांट हो सकता है। ठीक है। और नॉन मॉनेटरी ग्रांट किसके रिलेटेड होगा, किसके रिलेटेड, असेट के रिलेटेड हो सकता है और फॉर गिवेबल लोन के अगेंस्ट हो सकता है। फॉर गिवेबल लोन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रांट्स रिलेटेड टू असेट। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रांट है उसको कैसे रिकग्नाइज करना है। ठीक है। उसको कैसे रिकग्नाइज करना है, ग्रांट कब रिकग्नाइज करेंगे, व्हेन देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस इज द हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। जब रीजनेबल अश्योरेंस होगा तब जाके ग्रांट रिकग्नाइज करेंगे। अब रीजनेबल अश्योरेंस किसके रिलेटेड, दैट द एंटिटी विल कंप्लाई, कंप्लाई करेगा कंडीशंस अटैच्ड विद द ग्रांट्स। ठीक है। एंटिटी जो है ना, जो भी कंडीशंस इंपोज करेगा गवर्नमेंट, उसको कंप्लाई कर देगा। ठीक है। और ग्रांट भी मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशंस भी कंप्लाई करेगा और ग्रांट भी मिलेगा। जब दोनों का रीजनेबल अश्योरेंस होगा तब जाके मैं ग्रांट रिकग्नाइज करूंगा। समझो सर, अगर इनकेस रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है, यानी क्या, मुझे डाउट लग रहा है कि जो है ना कंपनी कंप्लाई नहीं करेगा कंडीशंस के अगेंस्ट, या फिर ग्रांट रिसीवेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम ग्रांट को कैश बेसिस में रिकग्नाइज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस द ग्रांट बी रिकग्नाइज्ड ऑन द कैश बेसिस। ठीक है। यहां तक समझ गया बेसिक बेसिक कंसेप्ट। Yes, sir.
अब आगे देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सिंपल है, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के लिए इंडिया 20 में दो मेथड के चर्चा हुए हैं, एक कैपिटल अप्रोच और दूसरा इनकम अप्रोच। अब कैपिटल अप्रोच यानी क्या है? कैपिटल अप्रोच यानी ये डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे हम इक्विटी में, किसमें? डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे इक्विटी में। और दूसरा इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच यानी क्या? इसको रूट करेंगे थ्रू पीएनएल। ठीक है, इसको रूट करेंगे थ्रू पीएनएल। और इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इंडेस 20 जो है ना, डायरेक्टली एक कंक्लूजन दे दिया। डायरेक्टली कंक्लूजन ये दिया है कि हमें जो भी करना है इंडेस 20 का अकाउंटिंग, वो करेंगे इनकम अप्रोच से। यानी क्या? रूट करेंगे थ्रू पीएनएल। इसके रिलेटेड मॉड्यूल में छोटा सा डिस्कशन दिया है, उसी के रिलेटेड बता रहा हूँ कि इंडेस 20 जो है ना, should be recognized in the profit and loss account on a systematic basis over the periods in which the entity recognized as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate। यानी क्या? इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है? पीएनएल के थ्रू रूट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल अप्रोच क्या है सर? कैपिटल अप्रोच इज नथिंग बट डायरेक्टली हम इक्विटी में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में ज्यादा नहीं आ सकता है इससे। सिंपल, ये सिर्फ एक डिस्कशन दिया, उसके लिए मैंने बता दिया। हम डायरेक्टली कौन सा फॉलो करेंगे? इनकम मेथड फॉलो करेंगे, यानी क्या? पीएनएल के थ्रू रूट करेंगे। चलो जी, अब आगे देखेंगे रिलेटेड टू असेट। यानी क्या? गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट है, असेट में दो तरीका है, एक डेप्रिशिएबल एंड दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। वन इज डेप्रिशिएबल एसेट, दूसरा इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। और डेप्रिशिएबल एसेट यानी क्या? मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन कौन सा भी मेथड हो सकता है, एसएलएम हो सकता है, डब्ल्यूडीवी हो सकता है, डेप्रिशिएबल मेथड। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कैसे करेंगे? दो मेथड फॉलो करेंगे। यानी क्या? मुझे ग्रांट मिलेगा, ठीक है, ग्रांट मिलेगा और मेरे अकाउंटिंग पॉलिसीज में लिखा होगा कि कौन सा मेथड फॉलो करने वाला है। फर्स्ट इज असेट रिडक्शन मेथड एंड सेकंड वन इज अमोर्टाइजेशन मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड इनकम मेथड। ठीक है, असेट रिडक्शन मेथड में क्या करेंगे सर? असेट रिडक्शन मेथड में हम सिंपली जो भी ग्रांट मिलेगा मुझे, जो भी ग्रांट मिलेगा मुझे, वो मेरा डेप्रिशिएबल असेट के कॉस्ट में से लेस करूंगा। ठीक है, जो भी ग्रांट मिलेगा वो डेप्रिशिएबल असेट के कॉस्ट से लेस करूंगा। और जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा, यानी क्या? समझो फॉर एग्जांपल मेरा कॉस्ट है, असेट का कॉस्ट है 100। ठीक है, मुझे ग्रांट मिला है ₹20। तो फिर मेरा नेट कॉस्ट कितना बन रहा है यहाँ पे? नेट कॉस्ट इज 80। राइट, अब ये 80 के ऊपर जो है ना, ये 80 के ऊपर डिप्रिशिएशन कंप्यूट होगा और ये पीएनएल में चार्ज होगा, ये पीएनएल में चार्ज होगा ईयर ऑन ईयर। सिंपल, असेट रिडक्शन मेथड यही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समझो फॉर एग्जांपल कुछ नॉन कंप्लाइंस हो गया, इन केस देयर इज नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी कंडीशन, और मुझे ग्रांट रिफंड रिटर्न करना पड़ेगा। जब ग्रांट रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया होता, यानी जर्नल एंट्री हमने पास किया था, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी क्या? यानी क्या सर? समझो यहाँ पे मैंने बोला था 100 का कॉस्ट है, राइट, 100 का कॉस्ट है, उसमें से 20 जो है मेरा ग्रांट है, ₹80 जो है ना मेरा नेट कॉस्ट आया था, और इसके बेसिस में मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद समझो आज असेट 60 है, और जब 60 था नॉन कंप्लाइंस हुआ। ठीक है, जब 60 था मेरा असेट का वैल्यू, तब नॉन कंप्लाइंस हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट 20 का था ना, तो 20 डायरेक्टली यहाँ पे ऐड बैक करेंगे और 80 बना देंगे इसको। राइट, और इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा प्रोपोर्शनेटली। यानी क्या? ओवर द यूजफुल लाइफ हम डिप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। दिस इज रिफंड। रिफंड अगर हो गया तो फिर उस केस में कैसे करना है? देखो, असेट रिडक्शन मेथड, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसिव्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट से लेस कर देंगे। ओके सर, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आ जाएगा, टू गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, और गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्या डायरेक्टली असेट में चार्ज कर देंगे। सिंपल। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन जो कंप्यूट होगा वो बेस्ड ऑन रिवाइज्ड अमाउंट होगा। अगर इनकेस रिफंड आएगा, अगर इनकेस रिफंड होगा, तो हमने क्या किया था? गवर्नमेंट ग्रांट टू असेट किया था पहले, राइट, हमने क्या किया था? गवर्नमेंट ग्रांट टू असेट किया था। अब उसको क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे और क्या कर देंगे? असेट टू बैंक कर देंगे। राइट, असेट का बैलेंस बढ़ेगा और मेरा गवर्नमेंट ग्रांट का रीपेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर जो है ना, हम क्या करेंगे? इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में हम डिप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। दिस इज असेट रिडक्शन मेथड, वेरी सिंपल। देन जाएंगे हम सेकेंड मेथड में, क्या? अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन यानी क्या? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मेथड। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने असेट रिडक्शन मेथड में 100 में से 20 माइनस किया था, वैसा नहीं करेंगे यहाँ पे। दैट विल नॉट बी द केस। यहाँ पे असेट मुझे समझो ₹100 का है, मेरा कॉस्ट, कॉस्ट इज कितना? 100। राइट, और मुझे ग्रांट मिला है 20। हम असेट के कॉस्ट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ग्रांट को लेके जाएंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, या डेफर्ड इनकम में लेके जाएंगे। और ये डेफर्ड इनकम का जो बैलेंस है ईयर ऑन ईयर बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड यानी क्या? एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, दोनों भी जो भी हो सकता है, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे?
ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, यानी ईयर ऑन ईयर अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल में बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड। यानी समझो यहाँ पे समझो 20 रुपीज का ग्रांट था और मैं एसएलएम फॉलो कर रहा हूँ और मेरा यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो फिर 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या 4 एवरी ईयर पीएनएल में अमोर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री देखेंगे। बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये पहला एंट्री होगा जब गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा। अब ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को मैं ट्रांसफर करूंगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। ठीक है, अब जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर दिया, अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को जो भी अमोर्टाइज करना है तो बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड हम कर लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड में कर लेंगे। एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है। एसएलएम में क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। एंड अमोर्टाइजेशन में मतलब डब्ल्यूडीवी के मेथड में हम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, वैसे ही हम वो परसेंटेज लगा के हम अमोर्टाइज कर लेंगे। सिंपल। ये देखो डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल, ये जनरेट होगा। डेफर्ड ग्रांट यानी क्या, डेफर्ड ग्रांट यानी हम पीएनएल पहले डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया था, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया था, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। अब लाइबिलिटी को कम करना है तो उसके लिए हम डेबिट कर रहे हैं और पीएनएल में अमोर्टाइज कर रहे हैं। सिंपल। अमोर्टाइज जो है ना, अमोर्टाइज, ठीक है, अमोर्टाइजेशन किस कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, यानी क्या अमोर्टाइज्ड डेफर्ड ग्रांट, जो भी डेफर्ड ग्रांट है ना उसको कहाँ पे दिखाएंगे हम, उसको अदर इनकम में दिखा देंगे। इन पीएनएल अदर इनकम में दिखाएंगे और अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट अदर इक्विटी में दिखाएंगे। अब यहाँ पे आगे क्या है, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर रिफंड हुआ तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी अमोर्टाइज्ड पार्ट है, जो भी अमोर्टाइज्ड पार्ट है वो पीएनएल से एडजस्ट करेंगे, अनअमोर्टाइज्ड पार्ट डायरेक्टली रिवर्स कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। देखो डेफर्ड क्रेडिट, दिस विल बी माई अनअमोर्टाइज्ड पार्ट, यानी क्या समझो, 5 साल का मेरा गवर्नमेंट ग्रांट था, 2 साल ऑलरेडी अमोर्टाइज हो चुका है और 3 साल बचा हुआ है। ठीक है, 3 साल का अनअमोर्टाइज पार्ट को डेबिट कर देंगे जितने भी आएगा अमाउंट, फिर उसके बाद बैंक से जाएगा, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे करेक्ट करने दो, यहाँ पे डेफर्ड क्रेडिट जो है ना, ऐसा लिख लेना, विल बी डिस्क्लोज्ड द करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी बेस्ड ऑन टू बी अमोर्टाइज्ड। क्या, सिंपली हमने क्वेश्चंस में देखा है, अगर इनकेस मेरा डेफर्ड क्रेडिट बचा हुआ है तो डेफर्ड क्रेडिट को हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, और लाइबिलिटी साइड में हम इनकेस समझो अगर 1 ईयर में डेफर होने वाला है, यानी क्या 1 ईयर में अमोर्टाइज होने वाला है, तो फिर करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, और 1 ईयर से ज्यादा होने वाला है उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, वही करेक्ट करना था। सिंपल। और रिफंड वाला समझ गया होगा, होप सो समझ गया ना, पक्का। यस सर। हम्म। चलो आ जाओ, ये जो है ना इसके रिलेटेड हमने एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन किया था ना, वो देख लेते, तो क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। हम्म। ये देखो, एन एंटिटी opens a new factory and receives at the beginning of the year government grant of 15,000 in respect of capital equipment costing 1 lakh। यानी क्या, 1 लाख का कैपिटल इक्विपमेंट है, 15,000 का गवर्नमेंट ग्रांट है। सिंपल। इट डिप्रिशिएट्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करेगा, 20% पर एनम करता है। अज्यूमिंग दैट देर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस है तो हम ग्रांट रिकग्नाइज करेंगे, दैट द कंडीशन अटैच टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड, pass for year one necessary journal entries and show the presentation of effect of this grant in both बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या, हमें दोनों मेथड के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाना है, और क्या करना है मुझे, जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले दो मेथड फॉलो करते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट यानी असेट के रिलेटेड डेप्रिशिएबल वाला, दो मेथड, असेट रिडक्शन मेथड। मैंने स्टार्ट किया असेट रिडक्शन मेथड से। असेट रिडक्शन मेथड में क्या होगा, मुझे बैंक पे पैसा मिलेगा, देखो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट मैंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज किया, और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको ट्रांसफर कर दिया एसेट में, यानी क्या असेट के कॉस्ट में से लेस कर दिया, राइट, 15,000 लेस कर दिया। तो बताओ मेरा असेट का कॉस्ट कितना था, असेट कितना था 1 लाख, उसमें से 15,000 चला गया तो 85,000 बच गया।
अब इस 85,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इस 85 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 85 के ऊपर 20%, 20% तो 17,000 आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन 17,000 आ जाएगा। और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेरा जो है ना बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो देख लो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट बता दूं, यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट करके कोई भी चीज है नहीं, तो डायरेक्टली हम नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट कॉस्ट दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में, बरोबर। 1 लाख मेरा एसेट था, 15,000 मेरा क्या था, 15,000 मेरा ग्रांट था, तो 85,000 becomes my net cost of the property plant and equipment, that is capital equipment। उसके बाद उसमें से accumulated depreciation 17,000 लेस कर दिया, तो मेरा बैलेंस शीट में कितना दिखा, property plant and equipment 68,000 दिखेगा। ठीक है, देन कम्स पीएनएल में। पीएनएल में कैसे दिखाऊंगा, पीएनएल में डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आएगा, दैट इज 17,000। तो मैंने एक्सपेंस साइड क्या दिखा है, डेप्रिसिएशन 17,000 दिखा दिया। असेट रिडक्शन मेथड का प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है, देन कम्स अमोर्टाइजेशन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड इनकम मेथड। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं डेफर्ड इनकम का और उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो मुझे क्या मिला, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, तो बैंक को गवर्नमेंट ग्रांट, राइट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने ट्रांसफर कर दिया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, तो गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 15,000 15,000। अब मुझे देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन मेथड क्या है। अब डेप्रिसिएशन मेथड देख लिया मैंने, डेप्रिसिएशन मेथड एसएलएम के बेसिस में कर रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लिया। यानी ये कैसा आया, 1 लाख के ऊपर 20%, और एसएलएम है ये तो पूरा जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें 20% के हिसाब से, 20% यानी 20,000 के बेसिस में ही हम चार्ज करेंगे एवरी ईयर। ठीक है, अब ग्रांट को कैसे अमोर्टाइज करो, ग्रांट को अमोर्टाइज ऐसे करेंगे, 15,000। ग्रांट को अमोर्टाइज कैसे करेंगे, 15,000 इंटू 20%, डिप्रिसिएशन 20% से चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे ग्रांट भी 20% के हिसाब से क्या होगा, अमोर्टाइज होगा इन एवरी ईयर। उसका एंट्री क्या है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट टू पीएनएल। ठीक है, उसके बाद टोटल हम क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे, टोटल पीएनएल में चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, उसके बाद अब देख लो प्रेजेंटेशन कैसा होगा। सबसे पहले बैलेंस शीट का बता दो, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, मेरा असेट कॉस्ट में दिखेगा, असेट कॉस्ट में दिखेगा। तो देखो 1 लाख असेट दिख रहा है, 1 लाख का असेट था, असेट कॉस्ट में ही दिखेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 20,000, यस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो गया, तो मेरा 80,000 आ गया। नेक्स्ट बचता है मेरा डेफर्ड क्रेडिट वाला पार्ट। ठीक है, डेफर्ड क्रेडिट वाला पार्ट, उसमें से देखोगे तो मेरा 15,000 डेफर्ड क्रेडिट था, राइट। 15,000 में से मेरा 20% जो है ना, ये क्या हो गया, अमोर्टाइज हो गया करंट ईयर में 3,000। अब 3,000 अमोर्टाइज हो गया, यहाँ पे लिखा है मैंने, 15,000 में से 3,000 करंट ईयर में अमोर्टाइज हो गया। ठीक है, फिर बचता कितना है बताओ, बैलेंस होगा 12,000, राइट। बैलेंस होगा 12,000, 12,000 में से 3,000 विद इन 1 ईयर क्या होगा, अमोर्टाइज होगा, तो उसको डिस्क्लोज कर दूंगा करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, और जो बैलेंस 9,000 है ये होगा आफ्टर 1 ईयर, तो उसके लिए हम डिस्क्लोज करेंगे उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो देख लो, तो करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 3,000 दिख रहा है और नॉन करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है 9,000। ठीक है, ये होगा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रेजेंटेशन, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 3,000 दिखा दिया अदर इनकम में, और डेप्रिसिएशन जो है ना 20,000 दिखा दिया अलग से। सिंपल, समझ गया ये चीज। यस। वेरी गुड। अब आगे देखेंगे नॉन डेप्रिशिएबल असेट का। नॉन डेप्रिशिएबल असेट में सिंपली इतना समझ लो कि नॉन डेप्रिशिएबल असेट मतलब लैंड, बस वही एक असेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है। यानी क्या, मुझे गवर्नमेंट ग्रांट कैसे मिल रहा है, मुझे फैक्ट्री बनाना है, समझो बैकवर्ड एरियाज में मुझे फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या दे रहा है, मुझे गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लैंड दे रहा है मुझे और उसके ऊपर फैक्ट्री बनाने के लिए। अब ये जो लैंड मिलेगा वो या तो विद कंडीशंस मिलेगा या विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक है, अगर विदाउट एनी कंडीशंस मिल गया, समझो अगर विदाउट एनी कंडीशंस मिल गया, तो जो भी ग्रांट मिलेगा उसको क्या करूंगा, पीएनएल में रिकग्नाइज करूंगा इमीडिएटली। ठीक है, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट रिगार्डिंग टू लैंड दिया था ना, लैंड इन द सेंस मॉनेटरी असेट में दे रहा है यहाँ पे, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट यानी लैंड, लैंड परचेस करने के लिए मुझे मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है।
समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लैंड परचेस कर रहा हूँ फैक्ट्री बिल्ड करने, गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रहा है ना, गवर्नमेंट लैंड दिया तो वो नॉन मॉनेटरी एसेट हुआ, मॉनेटरी एसेट की बात कर रहे हैं हम। तो फिर यहाँ पे मॉनेटरी एसेट यानी क्या, मैंने लैंड परचेस किया, वो लैंड परचेस करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, समझो 20 लाख 30 लाख जो भी गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, विदाउट एनी कंडीशन है, अगर विदाउट एनी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे इमीडिएटली। ठीक है। देन सेकंड, विद कंडीशन है। ठीक है, विद कंडीशन से यानी क्या, मैं लैंड परचेस कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए समझ लो लैंड परचेस कर रहा हूँ, लैंड के लिए 1 लाख पे कर दिया, 20 लाख जो है ना, सॉरी लैंड के लिए 1 करोड़ पे किया, 20 लाख जो है ना गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। अब ये जो 20 लाख मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है पता है क्या, विद इन अ ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री डेवलप करने का वहां पे। ठीक है, ये विद कंडीशन है ना, ये विद कंडीशन है। तो फिर जब कंडीशन है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, एंड वो अमोर्टाइज होगा ओवर द पीरियड। अब वो अमोर्टाइज ओवर द पीरियड यानी कैसा, समझो वही बोला कि कंस्ट्रक्शन होना है फैक्ट्री में, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा लैंड के ऊपर। अब ये जो लैंड के ऊपर फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन होने के समझो 2 साल के लिए होना है, 2 साल में होना चाहिए। तो ये 2 साल में मैं क्या करूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर करूंगा पीएनएल में, सॉरी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, और 2 साल के लिए उसको पीएनएल में अमोर्टाइज करूंगा, सिंपल। देखो एग्जाम्पल, ग्रांट रिसीव्ड फॉर लैंड विद कंडीशन टू डेवलप अ फैक्ट्री ऑन द लैंड, therefore grant is transferred to deferred grant and amortized over the construction period। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीरियड जितना भी साल है उतना साल हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। उसका जर्नल एंट्री देख लेना, जर्नल एंट्री नॉर्मली बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा, और गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, अगर विदाउट एनी कंडीशन है, विद कंडीशन है तो फिर हम क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करके रखेंगे और उसको ओवर यूजफुल लाइफ पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। समझो यहाँ पे अगर इनकेस रिफंड हो गया, रिफंड इन द सेंस नॉन कंप्लायंस हुआ है। अब नॉन कंप्लायंस जब हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल कर दिया था, राइट, पीएनएल गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। अब इसको उल्टा कर दूंगा, सिंपल, सिंपली उल्टा कर दूंगा, जितना भी अमाउंट है मेरा गवर्नमेंट ग्रांट, समझो 1 लाख का मुझे ग्रांट मिला था, यहाँ पे 1 लाख रिकग्नाइज किया और यहाँ पे 1 लाख का रिवर्सल कर दिया, सिंपल। बट यहाँ पे इस केस में मैंने डेफर्ड ग्रांट में कर दिया था, क्या करा, डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर किया था। अब डेफर्ड ग्रांट से मुझे अमोर्टाइज करना है पीएनएल में, समझो 2 साल खत्म हो गया, थर्ड ईयर में क्या कर रहा हूँ मैं, डेफर्ड ग्रांट को रिवर्स कर रहा हूँ यानी रिफंड कर रहा हूँ, तो फिर अनअमोर्टाइज पार्ट जो है ना उसको रिवर्स करूंगा पहले, राइट। अमोर्टाइज्ड पास, अमोर्टाइज्ड पार्ट क्या करेंगे, पीएनएल में एडजस्ट करूंगा टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट मुझे पे करना है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो उसका जर्नल एंट्री ऐसा होगा। ठीक है, समझ गया, बताओ। यस सर। पक्का? हाँ। चलो, आगे क्या है, ग्रांट्स फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, यानी ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है। तो सिंपली अगर देखेंगे, अगर मुझे एक्सपेंसेस के लिए मिल रहा है या इनकम के लिए मिल रहा है, यानी क्या मुझे समझाने, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ गुड्स है, गुड्स सेल कर रहा हूँ इन सब्सिडाइज रेट, सब्सिडाइज यानी 100 रुपए का मेरा कॉस्ट है, मैं बेच रहा हूँ 80 रुपीज में। ठीक है, और बचा 20 रुपीज मुझे क्या मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ग्रांट फॉर इनकम्स, दिस इज नथिंग बट ग्रांट फॉर इनकम। एक्सपेंस के रिलेटेड, यानी मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ, कुछ अच्छे के लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, तो फिर वो ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस है। तो जब भी रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम मिले, सॉरी, रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम मिलेगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, दैट इज वेदर इट इज विद एनी कंडीशन या विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन है तो उसको क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, यानी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रांट विद कंडीशन है, विद कंडीशन है, तो सेम अपना देखूंगा कि जो ग्रांट का कंडीशन इम्पोज है वो क्या है, और उसको ट्रांसफर करूंगा डेफर्ड ग्रांट में। ठीक है, डेफर्ड ग्रांट में अगर मेरे पास टाइम पीरियड अवेलेबल है, यानी एक क्वेश्चन में देखा था हमने कि 18 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग चलने वाला है, 18 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग है, यहाँ पे टाइम पीरियड अवेलेबल है मेरे पास 18 मंथ्स का। तो 18 मंथ्स का अवेलेबल है, तो फिर 18 टाइम रेशियो के बेसिस में उसको क्या करेगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट से अमोर्टाइज करूंगा पीएनएल में। अगर टाइम रेशियो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करूंगा, वो ग्रांट को एक्सपेंसेस के रेशियो में बांट दूंगा, किस बेसिस में, एक्सपेंसेस के रेशियो में बांट दूंगा, समझा। तो फिर मुझे क्या करना है, सिंपली देखना है विद कंडीशन है या विदाउट कंडीशन है। विद कंडीशन है तो मुझे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो भी अवेलेबल है, टाइम रेशियो अवेलेबल है, टाइम के हिसाब से बांट दूंगा, या फिर एक्सपेंस रेशियो अवेलेबल है तो एक्सपेंस के बेसिस में मैं क्या करूंगा, अमाउंटाइज करूंगा पीएनएल में। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन है, ये तो सिंपल है, डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर करो। चलो आ जाओ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, किसके रिलेटेड, कंडीशन वाला, टाइम रेशियो और एक्सपेंसेस वाला।
यहाँ पे देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी रिसीव्स अ कैश ग्रांट ऑफ 30,000 ऑन 31st March 2011। ठीक है। द ग्रांट किसके लिए है? टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द यंग अप्रेंटिस। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 18 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2011 से। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन 11-12 इज 15,000 एंड 12-13 इज 25,000। स्टेट हाउ दिस ग्रांट शुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? दिस इज ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, राइट? दिस इज बरोबर है, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस है। अब ये जो ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस है ना, मुझे कितना है? 30,000 मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? ट्रेनिंग देने के लिए मिलने वाला है, राइट? और ट्रेनिंग का एक्सपेंस पता है क्या? यस। और उसका पीरियड पता है क्या? यस। तो अगर मेरे पास पीरियड है तो फिर पहले टाइम रेशियो के बेसिस में बांट दूंगा। किसके बेसिस में? टाइम रेशियो में। तो मुझे डेफर्ड ग्रांट देखना पड़ेगा पहले तो। डेफर्ड ग्रांट 30,000 पहले डेफर्ड ग्रांट में मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा। इसका जर्नल एंट्री किया क्या मैंने? नहीं किया ना? अच्छा ठीक है। जर्नल एंट्री नहीं किया, सिंपली क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट करूंगा, और गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कर दूंगा। ठीक है। डेफर्ड ग्रांट में गया। अब डेफर्ड ग्रांट में मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? 30,000। 30,000 बैलेंस बचा है। अब ये 13,000 इज फॉर 18 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? 18 मंथ्स। अब 18 मंथ से मुझे क्या करना है? बांटना है करंट एंड नॉन करंट में। तो फिर बैलेंस शीट में करंट में कितना जाएगा? अप टू 12 मंथ्स विल बी करंट, एंड उसके ऊपर वाला जो है ना वो नॉन करंट रहेगा। बरोबर, अप टू 12 मंथ्स इट विल बी करंट, एंड दूसरा जो है नॉन करंट में जाएगा। तो मैंने कंप्यूट कर लिया, 20,000 10,000 आ गया। 20,000 10,000। तो बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करूंगा देख लो। एज ऑन 31st March 2011, एज ऑन 31st March 2011 मेरा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में 20,000 दिखेगा, एंड नॉन करंट में 10,000 दिखेगा। सिंपल। एंड 2012 में 20,000 ऑलरेडी 2012 में अमोर्टाइज हो गया रहेगा, ये पीएनएल में जा चुका होगा। तो बचता मेरा 10,000 है। 10,000 जो है वो विद इन 6 मंथ्स क्या होगा? विद इन 6 मंथ्स ये अमोर्टाइज होने वाला है, तो उसके लिए करंट में दिखा दिया, राइट, बैलेंस शीट में। और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट देख लो, तो हम एक्सपेंस और इनकम का प्रेजेंटेशन देखते हैं हम। एंड एक्सपेंस और इनकम का दो मेथड है, वन इज ग्रॉस मेथड एंड अदर वन इज नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट को अदर इनकम में दिखाई देंगे। ठीक है। अदर इनकम में दिखा देंगे। देखो, मेथड नंबर 1 इज ग्रॉस मेथड। दिस इज नथिंग बट ग्रॉस मेथड। इसमें क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे, हम डेफर्ड इनकम अलग से भी दिखा देंगे अंडर अदर इनकम, एंड एक्सपेंसेस को अलग से दिखाएंगे 50,000। ठीक है। सिंपल। फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया? 2012 में जो डेफर्ड इनकम है 20,000 का, यानी क्या? मेरा गवर्नमेंट ग्रांट 20,000 अलग से दिखा, ट्रेनिंग कॉस्ट 50,000 था वो अलग से दिखा। देन एज ऑन 31st March 2013 को क्या किया हमने? 10,000 अलग से दिखाया, और 25,000 मेरा एक्सपेंसेस था, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, उसको अलग दिखाया। दिस इज मेथड नंबर 1। सेकेंड मेरा नेट मेथड है, जहाँ पे हम जो भी कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट रहेगा, वो ट्रेनिंग कॉस्ट के अगेंस्ट मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, इन दोनों को नेट ऑफ करके मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा। तो ट्रेनिंग कॉस्ट है 50,000, मेरा एक्सपेंसेस है फर्स्ट ईयर का, 20,000 क्या है? मेरा गवर्नमेंट ग्रांट है, तो नेट 30,000 आ गया। सेकेंड ईयर में क्या रहेगा? 25,000 माइनस 10,000, 15,000 मेरा नेट में दिखा दूंगा। दिस इज सेकेंड मेथड। ये टाइम रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया? बताओ। यस सर। हम्म, चलो, वेरी गुड। देन एक और क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। प्रेजेंटेशन देख लो। नेट बेसिस होगा एंड ग्रॉस बेसिस में होगा। इसी के रिलेटेड देखो, यही वाला क्वेश्चन एलडीआर क्वेश्चन मार्क करवाया था, कि मई 24 के एग्जाम में भी आया था। मई 24 के जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6C या 6D में आया था ये क्वेश्चन। एंटिटी ए इज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60,000 रिसीवेबल ओवर 3 ईयर्स। 40,000 फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में 10,000 मिलेगा, एंड थर्ड ईयर में 10,000 मिलेगा। टोटल हो गया 60,000। कॉन्टिजेंट ऑन क्रिएटिंग 10 न्यू जॉब्स, यानी क्या? 10 न्यू जॉब्स क्रिएट करो और तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा। मेंटेनिंग देम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है। द एम्प्लॉइज आर रिक्रूटिंग एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000, एंड अ वेज बिल फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1 लाख। यानी क्या? 30,000 फर्स्ट ईयर में इनकर होगा, दैट इज वन टाइम कॉस्ट है ये। एंड वेज बिल 1 लाख एवरी ईयर होगा।
ईच फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रांट्स इनकम एंड डेफर्ड इनकम टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स ईयर 1 ईयर 2। इसमें मैंने ऐड ऑन किया था कि वेज बिल राइजिंग बाय 10,000 एवरी ईयर। यानी क्या, फर्स्ट ईयर में मेरा वेज बिल 10 लाख है, सॉरी 1 लाख है। 1 लाख में सेकेंड ईयर में 10,000 ऐड होगा, तो फिर कितना होगा, 110। यहाँ पे देख लो। तो फर्स्ट ईयर में मेरा 1 लाख रहेगा वेज बिल, उसके साथ साथ में वन टाइम कॉस्ट भी था 30,000, राइट। सेकेंड ईयर में सिर्फ वेज बिल रहेगा, वन टाइम कॉस्ट जो 30,000 है वो नहीं होगा। तो 1 लाख के ऊपर 10,000 ऐड हो जाएगा, तो 1 लाख 10 आ जाएगा। और 10,000 से ऑफिस से इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा 1 लाख 20। तो टोटल एक्सपेंसेस इज 3 लाख 60, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिल रहा है मुझे, 60,000 मिल रहा है, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, यहाँ पे टाइम रेशियो 3 साल बोला है, राइट। 3 साल बोला है। अभी 3 साल यानी कितने साल, कितने महीने के लिए कौन सा एम्प्लॉय कैसा रहेगा वो पता नहीं है, तो उसके लिए हमने इजी वे में क्या कर दिया, एक्सपेंस में बांट दिया। एक्सपेंस के रेशियो में इसको बांट दिया। तो एक्सपेंस का रेशियो मुझे पता है क्या, यस बिल्कुल पता है। 1 लाख 30 फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में 1 लाख 10, थर्ड ईयर में 1 लाख 20, राइट। तो फिर 13/36, सेकेंड ईयर में 11/36, एंड थर्ड ईयर में 12/36। वैसा करके हमने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट को बांट लिया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में मुझे ग्रांट मिल कितना मिला है। फर्स्ट ईयर में ग्रांट मिला है 40,000 का, राइट। फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 40,000 का। मैंने 1,21,667 का क्या कर दिया, ऑलरेडी अमोर्टाइज कर दिया पीएनएल में, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट और अमोर्टाइज कर दिया। तो अमोर्टाइज करने के बाद मेरे पास बैलेंस बचेगा 18,333 का, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, जर्नल एंट्री से समझाता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 मिल गया, उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया 40,000, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड ग्रांट से पीएनएल में लेके जाना है। तो फिर यहाँ पे कंप्यूट कर लिया ना, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 21,667 का होगा। तो 21,667 मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास बैलेंस बचा है 18,333 का, ठीक है। ये समझा। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 18,333 का मुझे क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। तो बताओ, सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट ग्रांट एक 10,000 एडिशनल आएगा ना, तो फर्स्ट ईयर का 40,000, राइट। सेकेंड प्लस सेकेंड ईयर का 10,000, यानी 50,000 मेरे गवर्नमेंट ग्रांट पे था। उसमें से ऑलरेडी 21,667 का ऑलरेडी अमोर्टाइज हो गया, राइट। ऑलरेडी अमोर्टाइज हो गया, और सेकेंड ईयर में 18,333 का मुझे अमोर्टाइज करना है। तो फिर मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, 10,000 बचेगा, ठीक है। उसका ही जर्नल एंट्री किया है मैंने। देखो, सेकेंड ईयर में रिसीव हो गए 10,000, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर कर दिया 10,000। और अब सेकेंड ईयर में 18,333 क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। तो फिर मेरे पास बैलेंस बचा 10,000, सिंपल। थर्ड ईयर में क्या होगा, 10,000 और एडिशनल गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा मुझे। तो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यानी टोटल 60,000 का ग्रांट मिलेगा। उसमें से 21,667 का ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में अमोर्टाइज कर दिया, 18,333 ऑलरेडी अमोर्टाइज कर दिया, और थर्ड ईयर में 20,000 करना है। तो 20,000 अमोर्टाइज करते हैं, तो फिर यहाँ पे जीरो बचेगा, मेरा बैलेंस बैलेंस नील हो जाएगा। सिंपल, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस रेशियो में कैसा गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करना है। समझ गया, बताओ, कुछ डाउट है। यस, समझ गई। समझ गया, ओके, ठीक है। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प फॉर लॉस मेकिंग कंपनी। अगर समझो कोई भी ग्रांट मिलता है फॉर द लॉस मेकिंग कंपनी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, बूस्ट करने, यानी जो भी कंपनी है उसको रीबूस्ट करने और नॉर्मल वे में लेके आने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है। तो उस केस में उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली रिकग्नाइज करेंगे हम पीएनएल में, विदाउट एनी डिफरमेंट, ठीक है। और सेटअप के लिए भी मुझे कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट, तो फिर उस केस में भी मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली रिकग्नाइज करूंगा पीएनएल में, ठीक है। देन आ जाता है हम नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट एक न्यू सेशन क्रिएट करके उसमें देख लेते हैं। चलो, अब आते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स के अगेंस्ट। अभी नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स यानी क्या, मॉनेटरी यानी क्या, मुझे कैश में मिलेगा, ठीक है। मुझे कैश मिलेगा, डेप्रिशिएबल एसेट हो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स यानी क्या, मुझे काइंड पे मिलेगा, ठीक है। मुझे किस में मिलेगा, काइंड में। यानी समझो असेट है, असेट के रिलेटेड क्या होगा, डेप्रिशिएबल में प्लांट एंड मशीनरी मिल सकता है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है ना, कुछ प्लांट एंड मशीनरी को स्पेशली स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। स्पॉन्सर इन द सेंस मशीनरी देगा मुझे, ठीक है। देन सेकंड, अगर नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो लैंड मिल गया समझो। तो इन काइंड मिलेगा मुझे, इन काइंड मिलेगा नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। तो सबसे पहला है ग्रांट फॉर असेट्स, यानी क्या, असेट डायरेक्टली प्रोवाइडेड एट द कंसेशन प्राइस। तो इस केस में मुझे दो मेथड अलाउ करते हैं,
यहाँ पे जो इंडेस 20 है वो दो इसमें अलाउ करते हैं। क्या? फेयर वैल्यू मेथड एंड अदर वन इज नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड एक न्यू फैक्ट्री ओपन किया है। ठीक है, उसके लिए कुछ मशीनरी चाहिए और वो मशीनरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है। यानी क्या, गवर्नमेंट डायरेक्टली वो कंसेशनल प्राइस में दे रहा है। ठीक है, कंसेशनल प्राइस में। और वो कंसेशनल प्राइस क्या है? दैट कंसेशनल प्राइस इज नथिंग बट रुपीज 10,000 में। और उसका फेयर वैल्यू, उस मशीनरी का फेयर वैल्यू इज रुपीज 1 लाख। अब इसको कैसा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे? तो इंड AS 20 दो मेथड देता है, या तो फेयर वैल्यू मेथड या तो नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू सिंपल है, हम 10,000 जो हम पे कर रहे हैं ना, उसी के वैल्यू में हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। यानी क्या, मुझे प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। बस सिंपल। यहाँ पे हमने रिकग्नाइज कर दिया प्लांट एंड मशीनरी एट द कंसेशनल प्राइस। ये मेरा हुआ, दिस इज नथिंग बट माई नॉमिनल मेथड। दूसरा आएगा मेरे पास फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें मैं जो प्लांट एंड मशीनरी उसको रिकग्नाइज करूंगा फेयर वैल्यू में, और गवर्नमेंट ग्रांट को भी फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करूंगा। कैसे? यहाँ पे समझो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का है ना, तो 1 लाख। फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट, मैंने पे कितना किया? 10,000 पे किया ना, नॉमिनल। टू गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी डिफरेंस है वो मेरा क्या रहेगा, गवर्नमेंट ग्रांट 90,000। दिस इज माई फेयर वैल्यू मेथड। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, दिस गवर्नमेंट ग्रांट विल बी amortized to P&L based on the useful life of the asset। यानी क्या, डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जैसे हम मॉनेटरी एसेट के लिए पढ़ के आए वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो देखो, फेयर वैल्यू मेथड, अंडर दिस मेथड द असेट एंड ग्रांट आर recognized एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे। देन amortize द ग्रांट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मेथड में क्या होगा? अंडर दिस मेथड द असेट आर recognized एट द एक्विजिशन प्राइस डायरेक्टली। यानी क्या, डायरेक्टली कंसेशनल प्राइस में रिकग्नाइज करेंगे। नॉमिनल अमाउंट यानी क्या, एंटिटी हैज टू पे टू गवर्नमेंट टू एक्वायर द एसेट। अगर समझो यहाँ पे कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता, यानी क्या, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो फिर यहाँ पे नील से हटा दो। बेयर टेक्स्ट में क्या लिखा है? बेयर टेक्स्ट में रुपीज 1 में हम रिकग्नाइज कर लेंगे। क्या? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी असेट मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 रुपी में रिकग्नाइज करेंगे। यानी क्या, असेट अकाउंट डेबिट 1 रुपी टू बैंक अकाउंट 1 रुपी कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल। उसका जर्नल एंट्री देखो, असेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू टू बैंक अकाउंट, पेमेंट जितना भी करेंगे 10,000 20,000 जो भी है, और बचा हुआ जो भी ना, मेरा गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। सिंपल है। तो दो मेथड से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना हम। क्वेश्चन आंसर मतलब कंसेप्ट क्वेश्चन इजी हो जाएगा वैसा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लो। क्या है? ए लिमिटेड वांट्स टू एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द बैकवर्ड एरिया एंड रिक्वायर्स 5 एकर्स ऑफ लैंड। 5 एकड़ ऑफ लैंड मिलेगा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लैंड, गवर्नमेंट लैंड दे रहा है ऑन द लीजहोल्ड बेसिस एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 पर एकड़। यानी क्या, 5 एकड़ का लैंड जो है ना, एक कंसेशनल रेट में 10,000 पर एकड़ दे रहा है। द फेयर वैल्यू क्या है, कितना है, 1 लाख है पर एकड़। अब यहाँ पे जो भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है वो दो मेथड से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। वन, फेयर वैल्यू मेथड। यानी क्या, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 5 एकड़ लैंड है, 1 लाख उसका फेयर वैल्यू है, तो फिर 5 लैक्स उसका फेयर वैल्यू बनता है। मैं कितना पे कर रहा हूँ, 50,000 पे कर रहा हूँ, तो उसका जर्नल एंट्री कैसा होगा? असेट, जो भी असेट है 5 लैक्स, तो बैंक से 50 पे कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ग्रांट 45 मतलब 4,50,000 जो है ना, वो गवर्नमेंट ग्रांट होगा। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट को मैं क्या करूंगा, ये गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करूंगा, और 5 साल में इसको डेफर कर दूंगा, ओवर 5 ईयर्स इसको डेफर कर दूंगा। सिंपल। या फिर सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड मेरा नॉमिनल मेथड। नॉमिनल मेथड में 10,000 पे कर रहा हूँ 5 एकर्स के लिए, तो 5 एकर्स इंटू 10,000 50,000 में उसको रिकग्नाइज कर दूंगा।
देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ विल ए लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज 4,50,000 एज गवर्नमेंट ग्रांट, अल्टरनेटिवली द लैंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द कंसेशनल रेट एज वेल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नॉन डेप्रिशिएबल असेट। नॉन डेप्रिशिएबल असेट के केसेस में मुझे फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू वो तो सेम अपने जैसा है वैसा देखेंगे, बस कंडीशनल और नॉन कंडीशनल देखना है। कंडीशनल है तो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, अनकंडीशनल है तो फिर उसको क्या करेंगे, उसके केस में हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे। और डेफर्ड यानी डिपेंड करेगा यहाँ पे, अनकंडीशनल में डिपेंड करेगा यहाँ पे, क्या डिपेंड करेगा, फेयर वैल्यू मेथड है या नॉमिनल मेथड है। नॉमिनल मेथड है तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल नॉमिनल मेथड में डायरेक्टली रिकग्नाइज करेंगे। फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे, और डेफर्ड ग्रांट के ओवर यूजफुल लाइफ जितना भी साल है उतने साल में हम डेफर कर देंगे। चलो देन आ जाएगा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉरगिवेबल लोन। क्या, फॉरगिवेबल लोन यानी क्या, लोन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एट लेस देन मार्केट रेट। समझो मेरे बिजनेस में, पीपी लिमिटेड के बिजनेस में क्या चाहिए, उसको लोन चाहिए। क्यों, एक्सपांशन करना है। ठीक है, अब छोटा सा क्लास ले रहा हूँ, इसको एक्सपांड करना है। अब मैं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ ना, तो फिर ये जो क्लासेस है अच्छा चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया इन द फॉर्म ऑफ लोन एट द कंसेशनल रेट। अगर मैं जाता हूँ और बिजनेस लोन लेता हूँ इन द मार्केट तो 12% की रेट से मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कितना, 5% की रेट से मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो मेरा यहाँ पे सेविंग्स हो रहा है कितना, 7% का सेविंग्स हो रहा है। तो ये 7% का सेविंग्स का जो ग्रांट है, यानी 7% से सेविंग गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा, मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट। कैसे कंप्यूट करेंगे, जो भी लोन मिला है मुझे गवर्नमेंट से उसका मुझे फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा उसका फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसा निकालेंगे हम, बेस्ड ऑन ईआईआर और मार्केट रेट। ठीक है, बेस्ड ऑन ईआईआर और मार्केट रेट मैं क्या करूंगा, फेयर वैल्यू निकलूंगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ माय लोन विल बी द गवर्नमेंट ग्रांट। सिंपल, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द लोन विल बी माय गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, वो देखना पड़ेगा पर्पस क्या है, ये गवर्नमेंट ये लोन का पर्पस क्या है, एक्सपांशन है या पीपीई लेना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर समझो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेना है तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको क्या करूंगा, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपीई दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको क्या करूंगा, अमोर्टाइज करूंगा इन द पीएनएल। अगर समझो ये एक्सपांशन के लिए है, एक्सपांशन इन द सेंस क्या है, ये डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है लोन, तो फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो डायरेक्टली इसको पीएनएल में रिकग्नाइज करूंगा। ठीक है, अगर समझो कोई दूसरा पर्पस है, कोई दूसरा पर्पस है तो उस पर्पस के बेसिस में मैं ये ग्रांट को क्या करूंगा, अमोर्टाइज करूंगा इन पीएनएल में। या अमोर्टाइज करना है देखना है, या फिर डायरेक्टली रिकग्नाइज करूंगा पीएनएल में, वो भी देखना है। ठीक है, फॉर गिवेबल लोन देख लो, loan received from the government at the less than market rate. A forgivable loan from the government is treated as government grant when there is a reasonable assurance that the entity will meet the condition for the forgiveness of the loan. अब यहाँ पे recognition कैसे करेंगे हम, recognition फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में इंड एस 109 में हम सीखेंगे। ईआईआर में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, जो भी कैश फ्लोस है उसको डिस्काउंट कर लेते हैं, और डिस्काउंट करने के बाद उसको ईयर ऑन ईयर अनवाइंडिंग करते हैं और वो जीरो हो जाता है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम चार्ज कर देंगे पीएनएल में। वैसा 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो जो अनवाइंडिंग कॉस्ट का कुछ कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुझे गवर्नमेंट ग्रांट से लेना देना है। गवर्नमेंट ग्रांट कितना है कंप्यूट करने, मैं क्या करूंगा, जो भी फ्यूचर पेमेंट्स हैं, फ्यूचर पेमेंट को डिस्काउंट करूंगा करंट में, बेस्ड ऑन ईआईआर, बेस्ड ऑन ईआईआर मैं क्या करूंगा, बेस्ड ऑन ईआईआर इसको क्या करूंगा, डिस्काउंट कर लूंगा, फेयर वैल्यू निकालूंगा, और मेरा प्रिंसिपल माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द लोन विल बी माय गवर्नमेंट ग्रांट। और ये देख लो यहाँ पे जो भी लोन रहेगा वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना उसको बेस्ड ऑन दी पर्पस मैं क्या करूंगा, अमोर्टाइज कर दूंगा। तो इसका जो है ना बेटर एग्जाम्पल से होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट लोन फॉर रुपीज 50 lakhs, कितना, 50 lakhs, 5% एट द रेट 5% पेबल आफ्टर 5 years इन अ बुलेट पेमेंट। यानी क्या, इसको 50 lakhs का लोन मिला है, किसको, ए लिमिटेड को, 5% का रेट से। ठीक है, 5 years के बाद उसको बुलेट पेमेंट प्रिंसिपल करना है। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 12%। ठीक है, मार्केट रेट कितना है, 12%। तो ईआईआर कितना रहेगा मेरा, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्केट रेट विल बी 12%। 5% मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कैन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसमें क्या करूंगा मैं, फेयर वैल्यू निकालूंगा। फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करूंगा, जो भी पेमेंट होगा, जो भी पेमेंट होगा उसको डिस्काउंट कर लूंगा एट द ईआईआर। तो पेमेंट कितना होगा बताओ, पेमेंट मेरा होगा इंटरेस्ट का 5 लाख मेरा प्रिंसिपल है, और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर 2,50,000 पर ईयर, 2,50,000 का मैं डिस्काउंट कर लूंगा, 2,50,000 को एट द रेट 12%, 12% मेरा ई आई आर है। ठीक है,
डिस्काउंट करेंगे 12% के रेट से, ये याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है 5% से करना है या 12% से। मार्केट रेट ऑफ रेट से हम डिस्काउंट करेंगे। 5 साल के लिए डिस्काउंट कर लेंगे और 50 लैक्स हम ईयर एंड में पे करेंगे। तो मेरा फेयर वैल्यू कितना आ गया? फेयर वैल्यू 37-35 थाउजेंड आ गया। तो मेरा प्रिंसिपल था 50 लैक्स, उसमें से मेरा फेयर वैल्यू है 37-35 थाउजेंड। राइट, जो भी बचा है ये मेरा होगा गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये अमाउंटाइज होगा बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ लोन। यहाँ पे बताया नहीं है पर्पस ऑफ लोन, तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या पर्पस ऑफ लोन है। बताया नहीं है तो फिर जो भी पर्पस है उसके बेसिस में हम अमाउंटाइज करेंगे। समझ गया? बोलो। यस सर। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी सेम सेम लाइंस में है, देख लो। गवर्नमेंट ग्रांट है क्या, लोन के रिलेटेड है? नहीं, ये लोन के रिलेटेड नहीं है। लोन के रिलेटेड देखते हैं हम। एक और भी क्वेश्चन था ना लोन के रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। A Limited received a government loan of ₹1 crore at the rate of 5% payable after 5 years. ठीक है, in a bullet payment the prevailing market rate of interest is 12%। यानी क्या, मेरा 5% के रेट से इंटरेस्ट पेमेंट होगा एंड 12% के रेट से मेरा EIR है, मार्केट रेट है, तो उसको बेसिस में डिस्काउंट करूंगा। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। गवर्नमेंट ग्रांट कंप्यूट करना है तो सिंपली यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे द पर्पस बताया है। ऑल्सो स्टेटेड हाउ द ग्रांट विल बी रिकग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अज्यूमिंग दैट द लोन इज टू फाइनेंस द डेप्रिशिएबल एसेट। तो सिंपली यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट मुझे रिकग्नाइज करना है। तो बताओ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट पेमेंट कंप्यूट कर लूंगा। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज 5% के हिसाब से कितना होगा इंटरेस्ट? कंप्यूट नहीं किया था क्या हमने? शायद से होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन में। 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर कितना? 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 5 लैक्स। 5 लैक्स। इस 5 लैक्स को 5 ईयर्स के लिए 12% की रेट से डिस्काउंट कर लूंगा। तो मेरा गवर्नमेंट ग्रांट अब मेरा फेयर वैल्यू आ जाएगा। फेयर वैल्यू आ जाएगा, फेयर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल ऑफ 1 करोड़ लेस कर दूं तो फिर मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट आएगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट वॉज 25,2344। राइट, टू लोन अकाउंट इतना लोन आया और बैंक अकाउंट में मेरा इतना अमाउंट आ गया। अब ये जो है ना, ये अमोर्टाइजेशन टेबल है, दिस इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन टेबल। यानी क्या, मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ लोन है रिकग्नाइज किया उसको जीरो कैसे करेंगे? यानी पेमेंट करके, इंटरेस्ट चार्ज करके लेस करूंगा पेमेंट। तो मेरा फेयर वैल्यू इतना था, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया इतना, उसमें से पेमेंट हो गया इतना, तो फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा। देन वापस से फिर से ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% के रेट से। राइट, एंड 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो गया 5 लैक्स, फिर से लेस हो जाएगा, यानी पेमेंट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। तो लास्ट में मेरा पेमेंट 1 करोड़ 5 लैक्स होगा और मेरा एंड में बैलेंस बचेगा जीरो। सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल था। एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरा फॉरगिवेबल लोन है अलॉन्ग विद दैट रीपेमेंट ऑफ फॉरगिवेबल लोन भी है। तो देख लो क्वेश्चन क्या है। ए लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सर्टन वाटर वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड विच इज रिलीज्ड बाय ए लिमिटेड इन नियर रिवर। यानी कि नियर बाय रिवर में वेस्ट वाटर ये रिलीज करा था। टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ रिवर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम विद द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स। क्या साइलेंट फीचर्स है? मैन्युफैक्चर इंस्टॉल्स सर्टन प्री अप्रूव्ड wastewater treatment plant, the government will provide an interest free of loan। कितना? 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। 50%, जितना भी कॉस्ट ऑफ असेट होगा उसका 50% मुझे लोन मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे उसके ऊपर। सच लोन विल बी रिपेबल टू द गवर्नमेंट इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पर्सल। ठीक है, सच लोन जो है ना 5 साल के बाद पे करना पड़ेगा, किसको? एंटिटी को, गवर्नमेंट को। The manufacturer availing the benefit of this scheme must treat the wastewater of its factory using the specified plant before releasing it into river if the conditions are violated। अगर conditions violate होता है तो फिर 10 लाख का उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? देन कॉस्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज 50 लैक्स। यानी क्या, जो भी वेस्ट वाटर का प्लांट हम इंस्टॉल करेंगे उसका कॉस्ट है 50 लैक्स। 50 लैक्स का मुझे 50% लोन मिल जाएगा, तो फिर कितना मिलेगा मुझे? 25 लैक्स का लोन मिलेगा। कितने साल पेबल होगा? 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स तक ये क्या होगा? पेबल होगा आफ्टर 5 ईयर्स। चलो आगे क्या है। ए लिमिटेड डिसाइड टू यूटिलाइज दिस स्कीम बिकॉज इफ इट वर टू ऑब्टेन द सिमिलर लोन मार्केट से, तो फिर उस केस में
12% रेट ऑफ मार्केट इंटरेस्ट, यानी क्या हुआ, इंटरेस्ट फ्री मेरा लोन था लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है। ऐसा लोन लेता हो तो मार्केट में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है। तो दिस इज माई मार्केट रेट, यानी क्या ईआईआर भी बोल सकता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंगली ए लिमिटेड अप्लाइड फॉर एंड अप्लाइड and obtained the government loan of 25 lakhs on 1st April X1। 1st April X1 को उसने लोन ले लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और 12% भी इंपॉर्टेंट है। ए लिमिटेड परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड द प्लांट सच दैट इट बिकेम रेडी फॉर द यूज ऑन द सेम डेट, यानी कि 1 अप्रैल को ही प्लांट इंस्टॉल कर दिया। चलो जी आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर रिकॉग्नाइजिंग द गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट इन द पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो है ना इनका अकाउंटिंग पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम डिफर्ड इनकम में रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बेसिस में उसको क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। It has determined that the plant will be depreciated over the period of 5 years using straight line method। मुझे depreciation का मेथड भी दिया है, तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट जो भी डेफर्ड ग्रांट आएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 5 सालों के लिए। इन द मंथ ऑफ मार्च X3, यानी क्या, मुझे लोन कब मिला, 1 अप्रैल को, बरोबर। ये कब तक चला, मार्च X3 तक, यानी क्या, X1 X2 X2 X3, 2 साल के लिए मेरा लोन चला, राइट। तो लोन के बेसिस में जो लोन है, लोन के लिए 2 साल इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना वो 2 साल अमोर्टाइज भी होगा, राइट, 2 साल का अमोर्टाइजेशन भी हुआ होगा। अब यहाँ पे कंडीशंस वायलेट हो रहा है। A Limited was not using the wastewater treatment plant as prescribed. Accordingly, on 31st March X3, the government ordered A Limited to repay the entire loan along with the penalty। पेनाल्टी देखा था हमने 10 lakhs का, ठीक है, 25 lakhs का लोन था, 10 lakhs मुझे एडिशनल पे करना है, तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 35 lakhs पे करना पड़ेगा ऑन 31st March X3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा लोन का पोजीशन क्या है, मेरा डेफर्ड ग्रांट का पोजीशन क्या है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ अमोर्टाइज्ड कितना है वो देखना पड़ेगा। मेजर द गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ पे देखेंगे कि एज ऑन 31st मार्च पीएनएल के इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसका। हम रिकग्नाइज करेंगे जो भी फॉरगिवेबल लोन है वो कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मली मेजर करते हैं बेस्ड ऑन इंडियस 9 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका थोड़ा थियरी देख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने कंप्यूट कर लिया कि गवर्नमेंट ग्रांट का लोन, गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा। तो मेरा 50 lakhs, 50 lakhs मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट है, 50% उसका गवर्नमेंट ग्रांट है, तो फिर 25 lakhs मुझे लोन मिल जाएगा। ठीक है, 50 lakhs मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट था, 50% मुझे लोन मिलने वाला था, तो 25 lakhs मुझे क्या मिला, मुझे लोन मिल गया एट इंटरेस्ट फ्री। टेन्योर कितना, 5 साल है, इसका 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ पेमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली 25 lakhs 5 years के बाद पे होगा। तो मैंने उसका फेयर वैल्यू कंप्यूट कर लिया। फेयर वैल्यू मेरा असेट का आ गया कितना, 1417,500। कितना आ गया, प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1417,500। मेरा प्रिंसिपल 25 lakhs था, 1417,500 विल बी माई फेयर वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा गवर्नमेंट ग्रांट होगा। इन दोनों का डिफरेंस विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। उसका रिकग्निशन कर लिया मैंने, बैंक अकाउंट में 25 lakhs आएगा, लोन कितना होगा 1417,500 एंड गवर्नमेंट ग्रांट 10,82,500 मेरा क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट होगा। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना इसको डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे और बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, यानी एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो एसएलएम के बेसिस में हम अमोर्टाइज कर देंगे। देखो डेफर्ड ग्रांट में मैंने रिकग्नाइज कर दिया। अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट के बेसिस में गवर्नमेंट ग्रांट कैसे रिकग्नाइज होगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि हम क्या करेंगे, उसको डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे और डेफर्ड ग्रांट से इसको अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, आंसर में वही है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया, डेप्रिसिएशन 50 lakhs के ऊपर 5 years के लिए कितना होगा, 10 lakhs आएगा, बरोबर। और डेफर्ड ग्रांट को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 10,82,500 को 5 years में करूंगा तो 216,500 आ जाएगा। तो उसका भी जर्नल एंट्री और उसको रिकग्नाइज कर लिया मैंने। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में एज ऑन 31st मार्च X3 देखना है मुझे, बरोबर ना, एज ऑन X3 देखना है। अब X3 को मुझे पोजीशन देखना है कि क्या पोजीशन होगा X3 को। प्रिंसिपल अमाउंट 25 lakhs था, उसके साथ साथ में 10 lakhs मुझे पेनल्टी पे करना है। अब 25 lakhs का ब्रेकअप है मेरे पास, एक गवर्नमेंट ग्रांट है और दूसरा क्या है, मेरा लोन है। लोन का पोजीशन देखना पड़ेगा ना मुझे, लोन का पोजीशन देखना पड़ेगा, यानी क्या, 12% के रेट से अनवाइंडिंग होगा। तो ओपनिंग बैलेंस 1417,500 था, उसके ऊपर 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया मैंने, राइट। पेमेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो मेरा यहाँ पे बैलेंस बचा 15,78,76,000, सॉरी 87,600। ठीक है, वही मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो फिर इतना बैलेंस मेरा
एज ऑन 31 मार्च X3 बचा है कितना, ये वाला, एज ऑन 31 मार्च X3। सेम सिमिलरली मैं देखो डेफर्ड ग्रांट कितना बचा है, तो डेफर्ड ग्रांट में मैंने 2 साल के लिए अमोर्टाइज कर दिया, अमोर्टाइज करने के बाद इतना बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे 25 लाख का ब्रेकअप, 25 लाख का ब्रेकअप ऑफ अमाउंट कितना है, लोन में बचा है 17,78,112 रुपीज, अनअमोर्टाइज में 64,975 बचा है। बचा हुआ क्या करूंगा, पीएनएल से एडजस्ट करूंगा मैं। सिंपल। क्या किया मैंने, यहाँ पे लोन का बैलेंस निकाल लिया, अनअमोर्टाइज का बैलेंस निकाल लिया, और बचा हुआ मैंने एडजस्ट कर दिया पीएनएल में। तो देख लो, गवर्नमेंट ग्रांट मैंने अमोर्टाइज करना है, दूसरे साल का जो है ना अमाउंट डिप्रीशिएशन, सॉरी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में अमोर्टाइजेशन एंट्री है। थर्ड मेरा रीपेमेंट आ जाएगा। अब रीपेमेंट के लिए कैसे करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिपेबल होगा 25 लैक्स, 25 लैक्स में से लोन जो होगा वो 17,78,112 का होगा। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट होगा 6,49,500, एंड पीएनएल में अच्छा बचा हुआ जो है ना पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो है ना पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा ना, पेनल्टी पेनल्टी एक्सपेंस है तो पीएनएल से एडजस्ट कर लिया मैंने पेनल्टी, पीएनएल टू गवर्नमेंट ग्रांट रिपेबल, और डायरेक्टली 25 लैक्स पे कर दूंगा। तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया बताओ, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लैक्स का, 10 लैक्स प्लस 72,388 का आ गया, तो उतना मैंने बता दिया, इतना क्वेश्चन में पूछा था मैंने बता दिया। होप सो यू अंडरस्टूड। फास्ट था, लेकिन इसका डिटेल चाहिए तो मेरा रेगुलर लेक्चर देख लेना। समझ गया आगे भूमि, यस। पक्का। चलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे बताएंगे हम, तो सिंपली यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा ना, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, वो पहले देखेंगे हम किस पर्पस के लिए मिल रहा है, राइट, किस पर्पस के लिए मिल रहा है वो देखेंगे। अगर समझो मेरा डिप्रिशिएबल असेट के लिए मिल रहा है, असेट के लिए मिल रहा है, असेट इज नथिंग बाय इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में असेट को दिखा देंगे। एंड जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे, किस पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दूं मैं। देखो यहाँ पे पहले वाला बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ए लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड अ सोलर पैनल टू सप्लाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल इज 1 crore with the useful life of 10 years. To that, the depreciation is provided on the straight line method basis. The government grant is 50 lakhs as subsidy. Explain how the government grant should be realized. अब सोलर पैनल क्या है, मेरा असेट है, असेट का दो मेथड है, असेट रिडक्शन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड। असेट रिडक्शन मेथड में से क्या करेंगे हम, 1 crore को, 1 crore में से मेरा कॉस्ट है, 50 लैक्स मेरा क्या है, सब्सिडी है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट है, उसको लेस कर दूंगा, तो फिर मेरा 50 लैक्स ही आ जाएगा। फर्स्ट मेथड। अल्टरनेटिवली क्या कर सकता हो, इसको डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर सकता हो और अमोर्टाइज कर सकता हो ओवर द यूजफुल लाइफ। ये दो मेथड है, ठीक है। उसी के कंटिन्यूएशन में इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। Continuing with the facts given in the illustration above, state how the same will be disclosed in the statement of cash flow. अब कैश फ्लो में कैसे डिटरमाइन करेंगे, ए लिमिटेड जो है ना ग्रॉस बेसिस पे करेंगे, पहले तो ग्रॉस बेसिस में करेंगे। जो 1 crore है ना एक्विजिशन ऑफ सोलर पैनल, इसको इन्वेस्टमेंट पे दिखाएंगे नेगेटिव, और जो भी गवर्नमेंट ग्रांट पे दिखा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो 50 लैक्स हम गवर्नमेंट ग्रांट पे दिखा देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर। यानी क्या, नहीं समझा सर, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉर्मली तीन होते हैं, एक ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंसिंग, सॉरी दूसरा इन्वेस्टिंग होता है, एंड तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने सोलर पैनल के इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर वो 1 crore यहाँ से लेस कर दूंगा, और फाइनेंस से मुझे पैसा मिला है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, तो 50 लैक्स यहाँ पे दिखा दूंगा, बस, सिंपल। देन उसके बाद आएंगे हम ये डिस्क्लोजर के यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्लोजर में आ जाएंगे। अब डिस्क्लोजर में क्या है, सिंपल है, डिस्क्लोजर एक बार रीड कर लो, एक बार हमने जो पढ़ा है उसी के रिलेटेड डिस्क्लोजर है। डन। डन। डिस्क्लोजर में हमने जो पढ़ा था वही, क्या, अगर असेट रिलेटेड है तो फिर हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, अगर इनकम रिलेटेड है या एक्सपेंस रिलेटेड है हमने क्या इमीडिएटली पीएनएल में रिकग्नाइज किए, या फिर कैसे किया, प्रेजेंटेशन मेथड क्या हुआ,
ठीक है। अगर कुछ अनफुलफिल्ड कंडीशंस है तो फिर उसको कैसे हमने टैकल किया, कुछ रिपेमेंट है क्या गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसको डिस्क्लोज करना है, वही रिलेटेड है। एग्जाम्स में आना बहुत कम चांसेस है। चलो एक और कंसेप्ट मुझे बताना है। क्या एक कंसेप्ट है, इम्पेयरमेंट वाला। इम्पेयरमेंट वाला मैंने बताया था कि जो इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो क्या नेट वाला यूज करेंगे या ग्रॉस वाला यूज करेंगे। अगर डिफर्ड इनकम वाला मेथड है, हम अगर हम फॉलो कर रहे हैं असेट के रिलेटेड में डिफर्ड इनकम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में हम डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली ये कर देंगे, क्योंकि हम कॉस्ट से कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, उसको अलग मेथड में देख लेते हैं। बरोबर, अलग मेथड से देखते हैं। यानी क्या, गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करेंगे, उसको थ्रू पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन असेट डिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट ग्रांट लेस कर देते हैं ना, नेट कॉस्ट के बेसिस में करते हैं। अब नेट कॉस्ट जो है ना, उससे हम रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करेंगे और हम क्या रिकग्नाइज करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करेंगे। कल इसके लिए ढूंढ रहे थे ना, मैंने देख लिया, 1 मिनट बताता हूँ कौन सा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पेयरमेंट लॉस रिलेटेड है। कंपनी आर हैज इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹4। ये कितना हुआ, 100 करोड़ हुआ क्या। हम्म, ठीक है। रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 80 करोड़ अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन सच प्लांट एंड मशीनरी। द कंपनी इज फॉलोइंग द ग्रांट अकाउंटिंग बाय सेटिंग अप अ ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम एंड amortizing द डेफर्ड ग्रांट इन अ सिस्टमैटिक मैनर थ्रू द डेप्रिसिएशन। ये क्या फॉलो कर रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट के थ्रू फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स द कंपनी अंडरवेंट अ इम्पेयरमेंट असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इम्पेयरमेंट लॉस। शुड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फॉर कंपैरिजन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट बी डिटरमाइंड बिफोर एडजस्टिंग द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम। यानी क्या, जो अनअमोर्टाइज डेफर्ड इनकम एडजस्ट करने के बाद वाला लेंगे या उसके पहले वाला लेंगे, उसके रिलेटेड है। तो देख लो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स क्या है। उसका रिस्पॉन्स क्या है, impairment of the asset. An impairment loss is the amount by which the carrying amount of the asset or cash generating unit exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is higher of its fair value less cost to disposal and value in use। यानी क्या, यहाँ पे डेफिनेशन दिया, impairment loss shall be recognized immediately in the profit and loss account unless the asset is carried at a revalued amount in accordance with another standard। And any impairment loss of revalued asset shall be treated in revaluation reserve। यानी क्या, सिंपली यही बोल रहे हैं हम, इंडिया 36 में बता पढ़ क्या है कि अगर समझो मेरा रिवैल्यूएशन फॉलो मेथड फॉलो कर रहा हूँ और मेरा क्या पे रिवैल्यूएशन सरप्लस रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस को पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करते हैं, वही बोल रहा है। इन द व्यू अबाउ, carrying amount of the plant and machinery for determining the impairment loss should be calculated as net of government grant even if the purpose of balance sheet तो प्रेजेंटेशन इज ऑन द ग्रॉस बेसिस। यानी क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे डेफर्ड इनकम का मैंने ये बता दिया था ना। यहाँ पे आ जाओ, बताता हूँ। ये समझो यहाँ पे डेफर्ड इनकम का मुझे बताना है। यहाँ पे डेफर्ड इनकम का समझो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इसको क्या करूंगा, पीएनएल में अमोर्टाइज करूंगा, राइट। पीएनएल में अमोर्टाइज करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पीएनएल में अमोर्टाइज करने के बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट अनअमोर्टाइज पार्ट बचेगा, समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ अमाउंट बैलेंस बचा है, ठीक है। यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का 1 लाख था इनिशियली, उसमें से 50,000 अमोर्टाइज हो गया, राइट। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना बचा है, 50,000 बचा है, समझो, ठीक है। 50,000 बचा है, तो उस केस में हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट करने के टाइम में कैसे करेंगे, इम्पेयरमेंट करने के टाइम में समझो प्लांट एंड मशीनरी को ग्रॉस बेसिस में दिखाते इस मेथड में, बरोबर। अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कॉस्ट में छेड़छाड़ नहीं करते ना, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में दिखा देते हैं। जब भी इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो अनअमोर्टाइज्ड पार्ट है, ये अनअमोर्टाइज्ड पार्ट हम क्या करेंगे, लेस करने के बाद अनअमोर्टाइज पार्ट, समझो फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का है, 1 लाख में दिख रहा है, लेस कर दूंगा अनअमोर्टाइज पार्ट, बचता है 50,000। ये 50,000 को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट से, और इस रिकवरेबल अमाउंट के थ्रू मैं इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा। समझा, बोलो। दोनों की केस में यहाँ पे मैंने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बताया था कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं। बट यहाँ पे दोनों की केस में हम इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है उसको लेस करने के बाद, बस यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट एसेट रिडक्शन मेथड में डायरेक्टली हम रिकग्नाइज कर देते हैं। यानी क्या, लेस करने के बाद नेट कॉस्ट के बेसिस में हम
कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करते हैं। डेफर्ड इनकम के केस में जितना अनअमोर्टाइज्ड पार्ट है ना उतना ही लेस करने के बाद हम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। यस। पक्का। राइट। इसका अच्छे से नोट लिखा देता हूँ ना मैं। इन केस ऑफ फॉर द पर्पस ठीक है, समझ गया। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म होगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट फटाफट हो जाएगा फिर। देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 10 lakhs फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ H1N1 वैक्सीन टू ए फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। देर इज नो कंडीशन अटैच। अगर कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 10 lakhs फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ H1 वैक्सीन टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इवन दो सिमिलर वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बट आर एक्सपेंसिव। द एंटिटी हैज टू एंश्योर बाय डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। यानी क्या, 2 साल तक उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर कर देंगे और 2 साल तक उसको अमोर्टाइज करेंगे। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या है। अ विलेज ऑफ आर्टिशंस in a district got devastated because of earthquake. A Limited was operating in that district and was providing employment to the artisans. The government gave a grant of rupees 10 lakhs to A Limited that 100 artisans are rehabilitated over the period of 3 years। तो फिर 3 साल तक उनको क्या करना पड़ेगा, रिहेबिलिट करना पड़ेगा। कितना, 100 आर्टिशियंस को। तो 3 साल तक उनको एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा। तो ये 3 साल का क्या करेंगे, 1 लाख को हम ट्रांसफर करेंगे डेफर्ड इनकम में, और डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करके 3 साल तक इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने देख लिया ऑलरेडी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 उसी के रिलेटेड है, देखो। कंटिन्यूइंग विद दी above facts given in illustration number 4, state how the grant will be recognized in the statement of profit and loss account, assuming the loan is an immediate relief measure to rescue the enterprise। यानी क्या, मैंने एक फॉरगिवेबल लोन मिला और उसके अगेंस्ट मैंने गवर्नमेंट ग्रांट कंप्यूट किया। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करूंगा मैं, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए है। तो इमीडिएट रिलीफ है तो फिर पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा तुरंत, बेस्ड ऑन पर्पस। उसका पर्पस क्या है, सेकंड, लोन इज सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग इनकर्ड इक्वली फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। तो फिर स्टाफ ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट यूज हो रहा है तो 4 साल के लिए यूज हो रहा है, तो क्या करूंगा, इसको 4 साल के लिए अमोर्टाइज कर दूंगा। द लोन इज टू फाइनेंस डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिशिएबल एसेट को क्या करेंगे, बेस्ड ऑन डेप्रिशिएशन मेथड हम ओवर दी डेप्रिशिएबल लाइफ उसको अमोर्टाइज कर देंगे। ये 6th वाला कर लिया हमने, 7th वाला कर लिया, 8th वाला भी कर लिया। चलो 9th वाला देख लो क्या है। A Limited received a government grant of 10 lakhs to defray expenses for environmental protection. Expected environmental cost to be incurred is 3 lakh per annum for 5 years. How should A Limited present such grant related to income in the financial statements? यानी क्या, 1 लाख उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, 3 lakhs वो एवरी ईयर इनकर कर रहा है, इसका प्रेजेंटेशन मेथड ही पूछ रहे हैं। तो ये रिलेटेड टू इनकम है, राइट। नहीं नहीं, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, 3 लाख का उसका एक्सपेंस इनकर हो रहा है, उसके अगेंस्ट 1 लाख मुझे क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें दो मेथड है, एक ग्रॉस मेथड यानी क्या, अदर इनकम में मैं क्या दिखा दूं, 1 लाख दिखा दूं और एक्सपेंसेस साइड 3 लाख दिखा दूं।
ये ग्रॉस मेथड है। सेकंड क्या है मेरा, नेट मेथड, यानी क्या, जो 3 लाख में जो एक्सपेंस हो रहा है ना, उस 3 लाख में से लेस कर दूंगा 1 लाख, 1 लाख लेस कर दूंगा। तो नेट कॉस्ट 2 लाख मैं प्रेजेंट करूंगा नेट एक्सपेंस है। मेथड 1 एंड मेथड 2, ये जो है ना मेथड 2 इज नेट बेसिस में दिखा देना। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, देखो आ जाओ यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में रिफंड ऑफ ग्रांट है। ए लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 10 crore in a year 11-12 from a local government in the form of subsidy for selling the goods। यानी कि सब्सिडी रेट में गुड्स सेल कर रहा है एट द लोअर प्राइस टू द लोअर इनकम ग्रुप। उसके लिए उसको क्या मिल रहा है, उसको 2 साल तक 10 lakhs का क्या 10 crores का गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। ए लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द ग्रांट एज इनकम इन द ईयर 11-12 में उसने इंकर कर लिया। तो 2 साल के लिए मिल रहा है, राइट, 2 साल के लिए मिल रहा है, तो 2 साल के लिए ये अमोर्टाइज करेगा 10 crore, 2 साल के लिए अमोर्टाइज कर लिया। अब क्या हुआ, 11-12 में ए लिमिटेड वॉज रीजनेबली assured that all the condition attached to the grant will be complied। however 15-16 में it was found that 15-16 में हम 11-12 में लिया था ग्रांट, 15-16 में जाके पता चल रहा है क्या, that A limited has was not complied with the above condition and therefore notice for the refund of grant had been served to it। A limited has contested but lost in the court of 15-16 and now the grant is fully repayable। यानी ग्रांट जो है ना वो फुल्ली रिपेबल है, तो मेरा ग्रांट 10 crore का मुझे रिपे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जब मैंने जब रिकग्नाइज किया था, मैंने बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज किया होगा, राइट, और उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर किया होगा, और ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को 2 साल में मैंने अमोर्टाइज कर दिया, राइट। अभी रिफंड हो रहा है, अभी जाके 15-16 में रिफंड हो रहा है, पूरा का पूरा मैंने पीएनएल में अमोर्टाइज कर दिया 2 साल में। तो 15-16 में जाके जब अमोर्टाइज होगा, मैं डायरेक्टली इसको पीएनएल से एडजस्ट कर दूंगा। डायरेक्टली इसको कहाँ से, पीएनएल से एडजस्ट करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे पीएनएल से एडजस्ट करूंगा। ठीक है। एक और सेशन क्रिएट करते हैं और उसमें एक 4-5 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। Okay. इलस्ट्रेशन नंबर 10 डिस्कस हो गया है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ABC Limited has received a following grants from the government of Delhi for its newly started pharmaceutical business। फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए उसके लिए मिला है। तो 20 lakhs received for immediate startup business without any condition। तो विदाउट एनी कंडीशन कुछ भी मिलता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। 50 lakhs received for the research and development of drug required for the treatment of cardiovascular disease with the following conditions। Conditions क्या है, that the drug should be available to the public at 20% cheaper from the current market price and the drug should be in accordance with the quality prescribed by the World Health Organization। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कर रहना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे पीरियड बताया क्या कितना है, नहीं बताया। तो फिर ड्रग डेवलपमेंट के जो पीरियड है उस पीरियड में क्या करेंगे, हम अमोर्टाइज कर लेंगे। 2 acre ऑफ लैंड, फेयर वैल्यू 10 lakhs है, रिसीव फॉर द स्टार्टअप ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू जो है ना, हम जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है वो फेयर वैल्यू के बेसिस में करना है या नॉमिनल बेसिस में करना है, तो उसके बेसिस में अकाउंटिंग हो जाएगा। 2 lakhs received for the purchase of machinery of 10 lakh, useful life is 5 years and depreciation on the machinery is to be charged on straight line basis। यानी क्या, 2 lakhs received for the purchase of machinery, बिजनेस मशीनरी के लिए 2 lakhs मिल रहा है, मशीनरी का कॉस्ट है 10 lakhs। तो फिर यहाँ पे दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। वन मेथड इज दैट 10 lakhs में से 2 लाख लेस कर दो और डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो आगे उसका बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, या फिर 2 lakhs को डेफर्ड इनकम में सेटअप कर लो और उसको अमोर्टाइज कर लो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। वही होगा। ये देखो आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, देख लो। एमएनसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट इन द नेचर ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी इज डिफरेंट देन इनकम टैक्स, जो हमने स्कोप में देखा था, इनकम टैक्स हॉलीडेज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन वो वाला नहीं है। कस्टम ड्यूटी इज डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन कंप्लाइंस इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है। क्या एग्जम्पशन मिल रहा है, इन द सेंस ऑन द कैपिटल गुड्स विद सर्टेन कंडीशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whether the same is a government grant under India's 20, yes, and disclosure of government assistant, if yes then how the same should be accounted for। अगर वो कौन सा है, अगर वो रिलेटेड टू एसेट है या फिर रिलेटेड टू इनकम है। तो सबसे पहला ये क्या, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, यस दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट किस किस चीज के लिए मिल रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी असेट के रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा, इसके लिए 3 कंडीशन देखा था, या तो एक्विजिशन हो रहा है, या तो परचेस हो रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है एसेट के लिए। अगर इसके लिए मुझे ग्रांट मिल रहा है तो ग्रांट फॉर असेट है,
इसके लिए नहीं मिल रहा है तो फिर ग्रांट ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे मुझे किसके लिए मिल रहा है, मुझे कैपिटल गुड एक्सपोर्ट करने मिल रहा है, ना इस यहाँ पे एक्वायर कर रहा मैं न्यू असेट को, ना परचेस कर रहा हूँ, ना कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो फिर ये ग्रांट रिलेटेड टू असेट नहीं है, ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अब ग्रांट रिलेटेड इनकम है तो फिर उस केस में हम प्रेजेंटेशन दो मेथड में करते हैं, या तो नेट बेसिस या तो क्या फिर करें इनकम बेसिस। अभी सॉरी, नेट बेसिस या ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस में क्या करेंगे, अदर इनकम के अंडर मैं ग्रांट दिखा दूंगा और एक्सपेंसेस अलग से, यानी क्या, एक्सपोर्ट कॉस्ट जो भी है, एक्सपोर्ट कॉस्ट जो भी है वो मेरा सेट ऑफ करने के बाद, सॉरी वो एक्सपेंस साइड दिखाऊंगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक है नेट बेसिस। प्रेजेंटेशन मेथड कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे, हाँ। प्रेजेंटेशन अगर मेरा इनकम के रिलेटेड है या एक्सपेंस के रिलेटेड है तो फिर यहाँ पे ग्रॉस बेसिस होगा। ग्रॉस बेसिस में क्या होगा, अदर इनकम में मैं क्या दिखा दूंगा, ग्रांट दिखा दूंगा, और एक्सपेंसेस में एक्सपोर्ट कॉस्ट दिखा दूंगा। और नेट बेसिस होगा तो नेट बेसिस में एक्सपोर्ट कॉस्ट जो भी है, एक्सपेंस साइड, एक्सपोर्ट कॉस्ट माइनस ग्रांट। अब डिपेंड करेगा, ग्रांट ज्यादा रहेगा, एग्जाम्पशन ज्यादा रहेगा तो फिर उसके इसमें इनकम में आएगा। अगर एक्सपेंसेस जो है ना वो कम रहेगा, सॉरी एक्सपेंसेस ज्यादा रहेगा और इन ग्रांट कम रहेगा तो फिर एक्सपेंसेस साइड। यानी डिपेंड करेगा ग्रांट ज्यादा है कम है, मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट कॉस्ट के इतना ही ग्रांट मिलेगा, तो फिर उस केस में नेट बेसिस में दिखा देंगे। जो हमने प्रेजेंटेशन पढ़ के आया है बस उतना ही है इसके रिलेटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये ट्रांजिशन रिलेटेड एक बार रीड कर लेना, वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या, रेनबो लिमिटेड इज कैरिंग आउट वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर विच द कंपनी हैज ईदर रिसीव्ड अ गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और इज इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द सेम। यानी क्या, या तो उसको मिला है या तो मिलेगा। द कंपनी हैज रिसीव टू ग्रांट्स ऑफ 1 लाख ईच रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। First grant relates to Clean River project, which involves research into effects of various chemical waste from the industrial area in Madhya Pradesh. However, no major steps have been completed in the Rainbow to commence the research. यानी क्या, क्लीन रिवर प्रोजेक्ट है, इसके रिलेटेड कोई भी मेजर स्टेप्स नहीं लिया, बट इसको जो है ना 1 लाख का इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है, कोई भी कंडीशंस यहाँ पे क्वेश्चन में बताए नहीं, तो फिर अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट समझेंगे और इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड चीज, यहाँ पे अजम्पशन दे सकते हैं कि दिस ग्रांट इज कंडीशनल। जब अजम्पशन लेंगे दिस ग्रांट इज कंडीशनल तो उस इसमें क्या करूंगा, उस केस करूंगा जो भी एक्सपेंसेस है रिसर्च के एक्सपेंसेस उसको डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर करूंगा और ओवर द लाइफ ऑफ द एक्सपेंस यानी बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस उसको पीएनएल में, सॉरी पीएनएल में अमोर्टाइज करूंगा। देखो, अल्टरनेटिवली इन केस द ग्रांट इज कंडीशनल टू द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ रेनबो लिमिटेड ओवर द पीरियड ऑफ, ओवर द ईयर द पीरियड इन विच द एक्सपेंडिचर इज बीन इनकर्ड। ठीक है। सेकंड ग्रांट क्या है, देखो, second grant relates to commercial product development of new equipment that can be used to manufacture eco-friendly substitutes for existing plastic product. Rainbow Limited is confident about the technical feasibility and financial viability of new technology, which will be available for the sale in the market from by April X3. ये किसके रिलेटेड है, कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ये असेट के रिलेटेड है। असेट के रिलेटेड 1 लाख मिल रहा है और यहाँ पे इसके पास एक कॉन्फिडेंस है, फाइनेंशियल टेक्निकल फेजिबिलिटी और फाइनेंशियल वाइबिलिटी ये दोनों है, यानी क्या रीजनेबल अश्योरेंस है, तो इसको रिकग्नाइज करूंगा। अब रिकग्नाइज कैसे हो करूंगा, दो मेथड है, असेट रिडक्शन मेथड और डेफर्ड मेथड, ये तो पता ही है। असेट में क्या करूंगा, मेरा जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से 1 लाख लेस कर दूंगा, राइट। या फिर डेफर्ड क्रेडिट में, डेफर्ड इनकम में मैं 1 लाख ट्रांसफर करूंगा और उसको रिकग्नाइज करूंगा पीएनएल में बेस्ड ऑन दी यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू इक्विपमेंट। ठीक है। In September X1, due to the floods near one of the factories, the entire production was lost and the Rainbow Limited had to shut down the factory for the period of 3 months. The कब यहाँ पे फ्लड्स कब आया, सितंबर X1 में आया, हाँ। ठीक है। The state government announced the compensation package for all the manufacturing entity affected due to the floods. As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to the compensation based on average of previous 3 months sales figure. ठीक है। जो ना गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहा है, ये असिस्टेंस जो है ना बेस्ड ऑन आर प्रीवियस 3 मंथ्स फाइनेंशियल फिगर के बेसिस में, यानी सेल्स फिगर के बेसिस में होगा। प्रायर टू द फ्लड्स फॉर विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर 30 जून। ऑन और बिफोर 30 जून मुझे क्या करना है, सबमिट करना है मेरा क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेनबो लिमिटेड आर टू बी अडॉप्टेड ऑन फर्स्ट 31st May X2, by which date the claim form would not have been filled with the state government। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट होगा ऑन 31st मार्च, सॉरी 31st May X2 को, राइट। और मुझे फॉर्म कब तक सबमिट करना है, 30th जून X2 तक, राइट। और क्वेश्चन बता रहा है कि ड्यू डेट तक मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा, यानी क्या, मैं जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट होगा उसके बाद ही मेरा फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, राइट। मैं उसके बाद ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा, यानी क्या, दिस विल बी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट ही होगा ना, फ्लड्स जो हुआ है
फ्लड्स सितंबर x1 को हो रहा है, यानी क्या कंडीशन एग्जिस्ट करता था एज ऑन 31 सितंबर x1, बराबर। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव के पहले करता हूँ तो फिर उस केस में उसको एडजस्ट कर सकता था, बट फॉर्म कब सबमिट होगा? आफ्टर अडॉप्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर उस केस में ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, और इसको हम करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी क्या, जब मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तब जाके रिकग्नाइज करूंगा। तो इसका पढ़ा दो, आ जाओ। For flood-related compensation, Rainbow Limited will be able to submit an application form only after 31st May X2, that is year X2, X3. So although floods happened in September X1 and losses was incurred due to flood related to year X1, X2, यानी क्या, September X1 में flood हुआ, the entity should recognize the income from the grant in the year when the application form related to it is submitted and approved by the government for the compensation, यानी कि जब सबमिट कर रहा है और जब मिल रहा है तब recognize करेंगे। Since X1, X2 the application form could not be submitted due to adoption of financial statement with respect to sales figure, तो यहाँ पे रेनबो लिमिटेड should not recognize the grant income on 31st March X2 and it should recognize in X3 X2 X3। ठीक है, समझा? बोलो। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। हाँ भूमि, समझ गया क्वेश्चन नंबर 5? Yes, sir. 6 वाला कर लिया हमने। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, क्या है? अच्छा, ये भी डिस्कस कर लिया ना हमने, कैश ग्रांट। 30,000 मुझे ग्रांट हाँ, मिला, 18 हाँ, मंथ्स का है, 12 मंथ्स में बाइफरकेट करना है, उसका प्रेजेंटेशन देख लो। ये सेपरेट ग्रॉस मेथड, यानी क्या, ट्रेनिंग कॉस्ट अलग और इनकम में अलग दिखाऊंगा, राइट। एंड अगर नेट मेथड है तो फिर नेट करके दिखा दूंगा। और एथ वाला भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा, फॉरगिवेबल लोन का। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है, ये रीड कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, होप सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल। पूरे के पूरे जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है और एडिशनल क्वेश्चन जो आरटीपी एमटीपी वाला है, वो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया जो इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड कंसेप्ट हो अच्छे से डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज, राइट। चलो।